प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपको संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत का एक प्रमुख संप्रदाय उद्विकासवाद पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोई भी संस्कृति जड़ नहीं होती, वरन उसमें परिवर्तन एवं गतिशीलता पाई जाती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं के परिवर्तित होने एवं सामाजिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने पर इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संस्कृति में भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए संस्कृति के गठन एवं मूल्यों के समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जो संस्कृतियां गतिशील नहीं होती हैं, वे विघटन और मृत्यु की ओर उन्मुख होती हैं। मानव शास्त्रियों ने प्रारंभ से ही सांस्कृतिक समानताओं तथा विभिन्न संस्कृतियों के विकास एवं संवर्धन को ज्ञात करने का प्रयास किया है। संस्कृति के विकास को प्रकट करने के लिए मानव शास्त्रियों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। हम यहाँ संस्कृति संवर्धन के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। तो आज हम उद्विकासवाद को पढ़ेंगे। 1859 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें प्राणियों के उद्विकास को दर्शाया, जो डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन के उद्विकासवाद का सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी उससे अछूता नहीं रहा। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि सांस्कृतिक उद्विकासवाद डार्विनवाद ही है। टेगार्ड का तो मत है कि डार्विन की रचना इतनी देर से आई कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संस्कृति शास्त्रीय अध्ययन के विकास पर उसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव ही नहीं पड़ा। सन 1859 से 1865 के बीच जर्मन और अंग्रेज विद्वान जैसे वेस्टियन, बेकोफन, मैन, मैक्लिनन और टायलर की कृतियाँ प्रकाशित हुई, जिनमें उद्विकास की चर्चा की गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तो लगभग सभी विद्वानों का झुकाव उद्विकास की ओर था, क्योंकि तथ्यों के आधार पर इसका समर्थन करना सरल था। इसलिए 19वीं सदी के अंत तक का सभी मानवशास्त्रीय रचनाओं पर उद्विकास का प्रभाव देखा जा सकता है। स्पष्ट है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकासवाद का सिद्धांत अनेक बुद्धिजीवियों के कार्यों का परिणाम है, जिन्होंने विस्तृत क्षेत्र में कार्य किया और मानव सभ्यता के विकास को प्रकट करने का प्रयत्न किया। प्रारंभिक उद्विकासवादियों की मान्यता थी कि संस्कृति का संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में एक निश्चित क्रम में हुआ है। विश्व की सभी संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर तथा अनिश्चितता से निश्चितता की ओर हुआ है। उद्विकास के इस क्रम को संस्कृति के विभिन्न भागों जैसे कि भाषा, धर्म, परिवार, विवाह एवं संपूर्ण समाज में देखा जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर समान संस्कृति तत्व एवं संकुल क्यों पाए जाते हैं? इसका उत्तर विकासवादी मानव की मानसिक एकता के आधार पर देते हैं। यदि मनुष्य को समान पर्यावरण मिले तो वे समान रूप से सोचेंगे। पर्यावरण की भिन्नता के कारण ही एक ही संस्था के विभिन्न रूप सामने आए। अतः जब भिन्न भिन्न स्थानों पर समान संस्कृति तत्व दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में मनुष्य ने समान रूप से क्रियाएं की हैं। इसलिए ही समानांतर आविष्कार हुए। उदाहरण के लिए कृषि का आविष्कार दक्षिणी पूर्व एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा अमेरिका में समान रूप से हुआ। शून्य का आविष्कार हिंदू, बेबीलोनिया तथा माया संस्कृति में स्वतंत्र रूप से हुआ। कागज का निर्माण एवं छापेखाने का आविष्कार भी पूर्व एवं पश्चिम में साथ साथ हुआ। लेखन कला का विकास भी दुनिया के कई देशों में स्वतंत्र रूप से हुआ। ये सभी उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानव में मानसिक एकता पाई जाती है, किंतु पर्यावरण एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण ही संस्कृति तत्व एवं संकुलन एवं प्रतिमानों में असमानता पाई जाती है। सभी संस्कृतियों में प्रारंभ में सरल एवं समान संस्कृति तत्व पाए जाते थे, जो धीरे धीरे समाज के विकास के साथ जटिल होते गए। उद्विकास के प्रमुख विद्वानों में हम डार्विन, स्पेंसर, टायलर, मॉर्गन, हेड्डन और ब्रूहल को सम्मिलित करते हैं। डार्विन ने उद्विकासवाद को प्राणियों पर लागू किया, जबकि शेष विद्वानों ने समाज एवं संस्कृति पर। हम यहाँ कुछ प्रमुख उद्विकासवादियों के विचारों का
उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम मॉर्गन का विचार जानेंगे। मॉर्गन का मत है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव में एक है और प्रगति में भी एक है। वे समाज और संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा में सरलता से जटिलता की ओर मानते हैं। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर आरण्य, बर्बरता तथा सभ्यता माने हैं तथा प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम एवं उच्च स्तरों में बांटा। आरण्य अवस्था के निम्न स्तर से मानव की उत्पत्ति हुई। मध्य स्तर में उसने आग जलाना सीखा, मछली का शिकार प्रारंभ किया। उच्च स्तर में उसने तीर धनुष का आविष्कार किया। समाज की दूसरी अवस्था बर्बर अवस्था थी। बर्बर अवस्था के निम्न स्तर में बर्तन बनाने की कला का आविष्कार हुआ। मध्यम स्तर में पशुपालन एवं सिंचाई द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। उच्च स्तर में लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे को गलाकर हथियार एवं औजार बनाए जाने लगे। समाज के उत्विकास की तीसरी अवस्था सभ्यता की थी। इसके निम्न स्तर में मानव ने भाषा का प्रयोग एवं लेखन कार्य किया तथा इस समय व्यापार का भी विकास हुआ। मध्य स्तर में बड़े पैमाने पर व्यापार एवं मशीनों का प्रयोग होने लगा। उच्च स्तर पर आज की यूरोपीय सभ्यता है, जहाँ पूंजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्थाएं में देखने को मिलती है। टायलर ने धर्म के क्षेत्र में उद्विकास को लागू किया और कहा कि धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर हुआ है। आदिम धर्म में आत्मवाद में विश्वास किया जाता था, साथ ही पूर्वजों की पूजा भी की जाती थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा से ही आगे चलकर एकेश्वरवाद का विकास हुआ। अब हम जानेंगे हैडन के विकास। हैडन ने उद्विकासवाद को कला पर लागू किया और कहा कि कला का उद्विकास यथार्थवादी कला से संकेतवादी कला तथा रेखाचित्र की तरफ हुआ है। प्रारंभ में व्यक्ति पेड़, पशु पक्षियों एवं मानव के वैसे ही चित्र प्रदर्शित करता था जैसे वे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उन्हें संकेतों एवं रेखाओं के द्वारा चित्रित किया जाने लगा। प्रारंभिक उद्विकासवादियों ने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु वे अधिकांशतः स्वतंत्र उद्विकास को प्रकट करने के लिए अतिवादी होते जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उद्विकास की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है, जिसको हम जान लेते हैं। उद्विकासवाद की आलोचना। समान संस्कृति तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण रहे हों यह आवश्यक नहीं है। मानव इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में भी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ पनपती हैं। बहुपत्नी विवाह का जन्म एक स्थान पर स्त्रियों की बहुलता के कारण हुआ तो दूसरे स्थान पर ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण हुआ। उद्विकासवादी यह मानते हैं कि समाज और संस्कृति कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है, परंतु यह बात भी सही नहीं है। आर्थिक विकास के क्रम में सभी समाज शिकारी अवस्था में पशुपालन, कृषि एवं औद्योगिक अवस्था से गुजरे हों यह आवश्यक नहीं है। क्रम बीच में टूट भी सकता है और 2 या 2 से अधिक स्तर साथ साथ भी चल सकते हैं। उद्विकासवादियों की अध्ययन पद्धति भी दोषपूर्ण रही है। वे सभी आर्मचेयर वैज्ञानिक थे जिन्होंने कभी क्षेत्र में जाकर कार्य नहीं किया। इनके अधिकांश निष्कर्ष यात्रियों एवं मिशनरियों द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित थे। उद्विकासवादियों ने प्रसार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। संस्कृति सीखी जाती है, अतः भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग जब संपर्क में आते हैं तो वे परस्पर आदान प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप संस्कृति का प्रसार दूर दूर तक होता है। गोल्डन विजर का कहना है कि उद्विकासवादियों ने प्रसार की तरह आविष्कार के महत्व को भी भुला दिया। संस्कृतियों का उद्विकास मानव शरीर की तरह संगठित रूप में न होकर प्रत्येक पक्ष का स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि हर पक्ष की स्वतंत्र सत्ता है। उदाहरण के लिए शरीर के उद्विकास में हाथ, पाँव, नाक, कान का उद्विकास संगठित रूप से होता है, लेकिन संस्कृतियों में विभिन्न पक्ष जैसे कि धर्म, कला, दर्शन, प्रथा, रीति रिवाज आदि का उद्विकास संगठन से न होकर स्वतंत्र एवं पृथक रूप से होता है। अब हम नव उद्विकासवाद पर चर्चा करते हैं। उपयुक्त कमियों को दूर करने के लिए नव उद्विकासवादियों ने उद्विकास का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। इसमें लेस्ली वाइट एवं स्टीवर्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नव उद्विकासवादियों का मत है कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न होकर अनुव्रत रेखा के रूप में होता है। इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे वह उसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है, किंतु एक नए और उच्च रूप में। इसके कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे प्रारंभ में सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी, धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ा और आज पुनः राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की धारणा पनपी है। इसी प्रकार प्रारंभ में मानव वस्त्रों
कि अभाव में नंगा रहता था। धीरे धीरे समय आया जब पूरे शरीर को वस्त्र से ढका जाने लगा और आज पुनः फैशन के नाम पर कम से कम वस्त्र पहनने की दलील दी जाने लगी है। यौन संबंधों के क्षेत्र में भी इस क्रम को देखा जा सकता है। प्रारंभ में यौन अनाचार की स्थिति थी और मानव को पशु की तरह ही यौन व्यवहार की छूट थी। विकास के दौरान इसके विपरीत स्थिति आई और एक विवाह अस्तित्व में आया। आज हम पुनः विभिन्न दलीलों के आधार पर यौन स्वतंत्रता की पुष्टि कर रहे हैं। जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता है कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी हैं, वरन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भी भिन्न भिन्न रहा है। हिम प्रदेश, मरुस्थल, मैदानी और वनों की संस्कृतियों के विकास का क्रम परिस्थितियों की भिन्नता के कारण भिन्न रहा है। स्टीवर्ट ने पेरू, अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृतियों का अध्ययन किया और बताया है कि ये संस्कृतियाँ कृषि पूर्व युगीन स्थिति से प्रारंभ होकर क्रमशः प्राथमिक कृषि, संस्कृति निर्माण एवं स्थायित्व काल, क्षेत्रीय विकास और चक्रीय विजयों के अनुक्रम में विकसित हुई हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न संस्कृतियों ने विभिन्न भागों से उद्विकास होकर समान अवस्था प्राप्त की है। स्टीवर्ट ने तुलना योग्य क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा उद्विकासीय क्रम को आगे बढ़ाया और उसे नया मोड़ दिया। लेस्ली वाइट नव विकासवाद और संस्कृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी मान्यता है कि मानव का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। अपने उपयोग के लिए मानव जो जो ऊर्जा पर नियंत्रण करता जाता है उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता जाता है। आदिम अवस्था में मानव का ऊर्जा पर नियंत्रण बहुत कम था। पशु और यंत्र शक्ति पर नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की गति भी तीव्र हुई। ऊर्जा पर अधिकार बढ़ने के साथ साथ संस्कृति परिवर्तित और परिवर्धित भी होती है। इस प्रकार से लेस्ली वाइट ऊर्जा वृद्धि और सांस्कृतिक विकास को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं। तो बच्चों, आज हमने संस्कृति के संवर्धन के उद्विकास के सिद्धांत को जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उद्विकासी सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।